Assalamu alaikum and good morning to all of you and welcome to my homeopathic channel. Dear friend, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंजाना पेक्टोरिस, जिसको दर्द दिल कहते हैं। इंजाना पेक्टोरिस क्या होता है दोस्तों? इंजाना एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंगलिंग। स्ट्रेंगलिंग का क्या मतलब होता है? दबा देना, दबोच देना, गोंद देना। और पेक्टोरिस क्या होता है? चेस्ट मसल, यानी चेस्ट मसल को दबा दें, गोंद दें और उसको सफोकेट कर दें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज पेरोक्सिमल सेंट्रल चेस्ट पेन ड्यू टू पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों, इंजाना पेक्टोरिस एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर किसी वजह से आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या कोरोनरी आर्टरी का जो लिमन होता है वो तंग हो जाए, नैरो हो जाए, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई मुतासर होती है। और जब आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती, ऑटोमेटिकली आपके हार्ट के मसल्स के अंदर एक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो मायोकार्डियम के अंदर एक हाइपोक्सिया स्टेट डेवलप होती है। उसके नतीजे में वहाँ के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, वो स्कैमिक हो जाते हैं। इसलिए इसको स्कैमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। और मायोकार्डियम के अंदर जो पेन रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट होता है। उसके स्टिमुलेशन के नतीजे के अंदर जो है आपको शदीद किस्म का चेस्ट पेन होता है, एक शदीद किस्म का भारीपन महसूस होता है, हेवीनेस महसूस होती है, अनइजीनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, किसी ने वजन रख दिया हो। सफोकेशन महसूस होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती है, एक बैंड लाइक सेंसेशन महसूस होती है। इसको कहते हैं इंजाना पेक्टोरिस। दोस्तों, इंजाना पेक्टोरिस तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, क्रॉनिक स्टेबल इंजाना पेक्टोरिस। नंबर टू, अनस्टेबल इंजाना पेक्टोरिस। एंड थर्ड वन इज वेरिएंट इंजाना पेक्टोरिस। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉनिक स्टेबल इंजाना पेक्टोरिस। क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसा दर्द दिल जो एक लॉन्ग टाइम से चला रहा हो, जो एक लंबे समय से चला आ रहा हो। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है। जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी के जो इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पर फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल की जो है वो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और डिपोजिशन की वजह से जो उसका लिमन होता है वो नैरो हो जाता है। उसके नैरो होने की वजह से आपके जो ब्लड सप्लाई होती है वो मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी जो है कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके जो कोरोनरी आर्टरी है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल और फैट्स और लिपिड जो है जमा होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से इसका जो लीमन होता है, लीमन जो होता है वो जो है वो नैरो हो जाता है। ये जो साइडों पे जो इनर लाइनिंग होती है, ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो ये इसका जो नाली जो होती है वो तंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं पहुंचता। जब हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ पर हाइपोक्सिक स्टेट डेवलप होती है। वहाँ पर फिर जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और शदीद किस्म का पेन होता है। ये जो दोस्तों, ये जो डिपोजिशन जो जमा हो जाती है इनर लाइनिंग के अंदर, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस ही की वजह से क्रॉनिक स्टेबल इंजाना डेवलप होता है। और ये जो दर्द होता है दोस्तों 5 मिनट से कम टाइम के लिए होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट तक ये दर्द होता है और रेस्ट करने से इसको आराम आता है। और किसी भी किस्म की सब लिंगुअल ट्राई नाइट्रोग्लाइसिन लेने से या एंजीसिड लेने से इस दर्द के अंदर जो है कमी आ जाती है, फाका हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। नंबर सेकंड जो है हम बात करते हैं अनस्टेबल इंजाना। अनस्टेबल इंजाना क्या होता है दोस्तों? ये थ्रम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है। थ्रम्बस क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी जो है, ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो इसकी इनर लाइनिंग के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जो फैट्स डिपॉजिट हो जाता है, यही फैट जो है, इसका जो टुकड़ा जो है वो ब्रेक होके आपकी नाली के सेंटर के अंदर आ जाता है। सेंटर के अंदर आने से क्या होता है, यहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है, थ्रम्बस बन जाता है। इसकी वजह से हार्ट का जो फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं जा रहा होता है। यहाँ इस रुकावट की वजह से हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ के सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ निक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है और पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है। उसकी स्टिमुलेशन के नतीजे में शदीद किस्म का दर्द होता है। दोस्तों, ये दर्द जो होता है किसी भी किस्म की स्ट्रेस से
जो है ज़्यादा हो जाता है, और ये जो दर्द होता है ये 5 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने से, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन लेने से ये रिजॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर जो एंजिसिड है वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, और दूसरा आराम करने से, रेस्ट करने से इस दर्द के अंदर किसी भी किस्म का कोई अफाका नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो जो है एंजिसिड से रिस्पॉन्ड भी करता है, उससे कम भी होता है, और आराम और रेस्ट करने से उसके अंदर कमी आती है। जबकि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ना तो वो एंजिसिड रिस्पॉन्ड करती है, ना ही रेस्ट करने से उसके अंदर आराम आता है। तो यहाँ पर एक और वजह भी हो सकती है, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है तो दूसरी एक और वजह होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम डैमेज। जो एंडोथेलियम, जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ये कोरोनरी आर्टरी होती है, इसकी जो इनर लाइनिंग में एंडोथेलियम होता है वो डैमेज होता है। उस डैमेज होने की वजह से दो सब्सटेंस रिलीज नहीं होते, एक नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती है, और दूसरा जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन नहीं होती है। जब इन दोनों की प्रोडक्शन नहीं होती है तो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट नहीं होती है। जब ब्लड वेसल डायलेट नहीं होती तो यहाँ पर जो क्लॉट होता है वो जो है जो क्लॉट बनता है, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, वो जो है ब्लड के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करता है। दूसरा क्या होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन जो है ब्लड वेसल को डायलेट करती है, ठीक है, और किसी भी किस्म के थ्रोम्बस को, किसी भी किस्म के क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, इसको बनने के अमल को रोकती है। और तीसरा हम बात करते हैं वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है दोस्तों? ये वो एंजाइना होता है जो कि वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्यों नैरो हो जाती है? वो इस वजह से नैरो हो जाती है कि जो कि आपकी कोरोनरी आर्टरी के एंडोथेलियम जो लेयर होती है वो डैमेज हो चुकी होती है। उसके डैमेज होने की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होती है और प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन कम होती है। जब इन दोनों सब्सटेंस की जो है प्रोडक्शन कम होती है तो आपकी ब्लड वेसल डायलेट नहीं रहती, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। हार्ट को प्रॉपर तरीके से जो ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं होता है, हाइपोक्सिक स्टेट डेवलप होती है, वहाँ के सेल्स जो है टिश्यू है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और चेस्ट के अंदर शदीद किस्म का पेन होता है। तो एंडोथेलियम का नॉर्मली जब फंक्शनल होती है, जब इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाती है और प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन बढ़ाती है। ये क्या करती है कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो है डायलेटेशन पैदा करती है, उसके अंदर वसत पैदा करती है, उसको कुशादा कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होती है और किसी भी किस्म के क्लॉट फॉर्मेशन या किसी भी किस्म के जो थ्रोम्बस होते हैं उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। तो वेरिएंट एंजाइना का जो पेन दोस्तों जो होता है ये रेस्ट कंडीशन में होता है। आमतौर पर इसका जो ज़्यादा जो दर्द होता है, टाइम जो होता है वो रात के औकात में होता है, क्योंकि रात में हम रेस्ट कंडीशन के अंदर होते हैं और ये रेस्ट कंडीशन के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो किस किस वजह से होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम से पहले हम इसके एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एंजाइना होता है। नंबर 1, वो लोग जो सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं, किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल, मायोकार्डियम जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, उसके अंदर भी ये रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के अंदर एक निकोटीन होती है, निकोटीन क्या करती है, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, आपके खून को गाढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है। और वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना का प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो है ये रिस्क बढ़ जाता है। ये थे इसके एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम की। दोस्तों, एंजाइना का जो दर्द होता है, सेंट्रल चेस्ट के अंदर दर्द होता है, एक शदीद किस्म का दर्द होता है, एक हेवीनेस महसूस होती है, एक भारीपन महसूस होता है, एक सफोकेशन होती है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, एक बैंड लाइक सेंसेशन होती है। और ये जो दर्द है वो रेडिएट कर सकते हैं आपके राइट और लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट क्लेवी और राइट क्लेविकल के अंदर जा सकता है, आपकी नेक में जा सकता है, जॉ के अंदर जा सकता है।
दोस्तों यहाँ पर जब भी अंजाना का जो दर्द होता है वो जो है आपके जब आर्म के अंदर जाता है तो रेडियल साइड पे जाता है, जो आर्म का आउटर साइड है, थंब वाली साइड है, इस साइड पे रेडिएट करता है। तो जबकि यहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हार्ट का दर्द है या ये गैस्ट्रिक का दर्द है। तो दोस्तों यहाँ एक छोटा सा फर्क है, वो मैं आपको बताता चलूँ, नोट करने की बात है। जब भी इंजाना का पेन होगा वो आपके रेडियल साइड पे आएगा, आउटर साइड पे आएगा, आपकी थंब वाली साइड पे आएगा। जबकि एसोफेजाइटिस या गैस्ट्रिक की वजह से जो दर्द होता है वो भी सेंट्रल चेस्ट के अंदर होता है, बर्निंग और कॉन्स्ट्रक्टिव पेन होता है, लेकिन वो रेडिएट करता है आपके बाजू के इनर साइड पे। जो इनर साइड होती है, जो अल्नर साइड होती है, जो लिटिल फिंगर वाली साइड होती है, इस साइड पे रेडिएट करता है। और इस पेशेंट के अंदर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसोफेजियल रिफ्लक्स की हिस्ट्री आपको मिलेगी और इस पेशेंट को दूध पीने से आराम आता है। जबकि जो इंजाना का पेन होता है उसको एक्सरसाइज करने से, लोड उठाने से, एक्सर्शन से उसकी तकलीफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो एसोफेजाइटिस का जो दर्द होगा उसको ठंडे जो दूध है, दूध के इस्तेमाल से उसको आराम आता है। इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह, चाय पीने से या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से या किसी भी किस्म का ड्रग्स लेने से उसके दर्द के अंदर जो है ज़्यादती होती है। इसके अलावा मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, हार्ट बीट इसकी डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा टेक्निया, डिस्निया होता है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस तेज तेज लेता है। इसके साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। दोस्तों अगर इंजाना का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि मैंने आपको बताया कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, हार्ट सप्लाई जो है वो हार्ट को जो सप्लाई होती है ब्लड की वो मुतासर होती है, वहाँ पर हाइपोक्सिक स्टेट डेवलप होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो डैमेज होता है, सेल डैमेज होते हैं, वो परमानेंट बेस पे होते हैं। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस होता है, यानी मायोकार्डियम जो मसल्स होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। तीसरा जो है कार्डियक फेलियर होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। इसमें मल्टीपल टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ईसीजी कराया जाता है, लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, खासतौर पर ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम चेक करते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको चेक करते हैं। इसके अलावा ब्लड सीपी कराते हैं और इसके अलावा इको कराते हैं, कार्डिक एंजाइम कराते हैं जो कि ज़्यादा उनका लेवल अप होता है, और इसके अलावा एंजियोग्राफी कराते हैं जो कि एक रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हमें एग्जैक्ट कॉज पता चलती है कि एंजाइना किस वजह से होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज एंजाइना, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एंजाइना पे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ होम्योपैथी की बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लेकर आती हैं। वो कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जो कि प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, और जो कि किसी भी किस्म का थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो, क्लॉट फॉर्मेशन हो, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो, उसको डिसॉल्व करती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।